यूँ ज़बरदस्ती शादी करके आपको क्या लगा कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लेंगे, मुझसे अपना हक ले लेंगे। मैं आपको कभी अपने दिल से अपना पति नहीं मानूंगी। और आपको क्या लगता है कि आप मुझसे ज़बरदस्ती शादी करके अपने पास रख लेंगे? आरोही की बातें सुनकर रियांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी, जो देखते ही देखते एक तीखी और बेदर्द हंसी में बदल गई। काफ़ी देर बाद उसकी हंसी रुकी और उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। तुम्हें क्या लगता है आरोही कि रियांश राजवंश तुम्हें छुएगा? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुमने बार बार रियांश राजवंश के प्यार और उसकी इज्जत को ठुकराया है। मैं पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गया था, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को बार बार ठुकराया। अब तुम तरसोगी मेरे प्यार के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए और मेरे नज़दीक आने के लिए। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी करवार थी। अब इस शादी के रिश्ते में तो तुम बन चुकी हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ फासले होंगे। तरसोगी तुम मेरी एक जुबान के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। कॉलेज के मुख्य द्वार पर एक साथ 4-5 महंगी और आलीशान गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ियां रुकते ही उनमें से बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड बाहर निकलते हैं और चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। माहौल में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ फैल जाता है। तभी बीच में खड़ी सबसे महंगी गाड़ी का दरवाज़ा एक गार्ड अदब से खोलता है। गाड़ी से एक शख्स बाहर कदम रखता है। लंबा कद, तीखे नैन नक्श, चेहरे पर बेपरवाह शक्ति और आंखों में एक ऐसी गहराई और चमक जो साफ बयां कर रही थी कि वह कोई आम इंसान नहीं है। यह था रियांश राजवंश, इस शहर का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन। रियांश के उतरते ही कॉलेज के प्रिंसिपल लगभग भागते हुए उसके पास आते हैं। दोनों हाथ जोड़कर चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लिए वे कहते हैं, वेलकम सर, हमारे कॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रियांश हर साल इस कॉलेज को लाखों रुपए का डोनेशन देता था, इसलिए प्रिंसिपल उसके सामने झुकने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। प्रिंसिपल के साथ अंदर हॉल की तरफ बढ़ते रियांश का रुतबा, उसका ओहरा और उसकी आंखों की कड़क पहचान इतनी हावी थी कि रास्ते में खड़े किसी भी छात्र या प्रोफेसर की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सके। हॉल में पहुंचकर प्रिंसिपल ने रियांश को चीफ गेस्ट की खास कुर्सी पर बिठाया। जल्दी ही एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम शुरू हो गया, लेकिन रियांश को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बेहद बोर हो रहा था। उसका मन तो बस इस औपचारिकता तो ख़त्म करने का था। वह तो सिर्फ अपने डोनेशन के वादे के कारण यहाँ आया था। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। रियांश का सब्र अब जवाब दे रहा था और वो उठने ही वाला था कि तभी एंकर के माइक पर एक नाम गूंजा। अब स्टेज पे आ रही है आरोही शर्मा। नाम सुनते ही हॉल में तालियां बजी। स्टेज पर सफ़ेद रंग के सादे सूट में कंधे पर सलीके से दुपट्टा डाले और कमर तक लहराते लंबे लंबे बालों वाली एक लड़की, बेहद खूबसूरत और मासूम लड़की आई। आरोही ने हाथों में माइक लिया और अपनी मखमली मगर आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज़ में बोलना शुरू किया। उधर कुर्सी पर बैठा रियांश जैसे वहीं थम सा गया। उसकी गहरी बेपरवाह नज़रें आरोही पर जा टिकी। आरोही का चेहरा, उसकी सादगी और उसकी आवाज़ का जादू रियांश पर कुछ ऐसा चला कि वह पूरी दुनिया को भूलकर बस उसी में खो गया। आरोही कब आई, उसने क्या क्या बोला और अपनी स्पीच पूरी करके कब स्टेज से उतर चली गई। रियांश को उस वक्त का कोई होश ही नहीं रहा। सर, प्रिंसिपल की आवाज़ से रियांश का ध्यान टूटा। रियांश ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली, उस पर एक बड़ी रकम लिखी और साइन करके चेक प्रिंसिपल की तरफ बढ़ा दिया। चेक पर लिखी रकम देखते ही प्रिंसिपल की आंखों में लालच की चमक आ गई। रियांश अपनी भारी और रौबदार आवाज़ में बस इतना बोला, यह उस लड़की को दे देना, यह उसकी स्पीच का इनाम है। इतना कहकर बिना एक पल भी गवाए रियांश अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ हॉल से बाहर निकलते ही आरोही को उसके दोस्तों ने घेर लिया। वाह आरोही, क्या स्पीच दी है तूने। पूरा हॉल शांत होकर सिर्फ तुम्हें ही सुन रहा था, उसके दोस्त ने तारीफ करते हुए कहा। तभी कॉलेज का एक चपरासी भागता हुआ आया और बोला, आरोही, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने तुरंत अपने केबिन में बुलाया है। आरोही थोड़ा घबरा गई। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना। प्रिंसिपल सर ने अचानक क्यों बुलाया। डरते डरते आरोही ने प्रिंसिपल रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं आई कम इन सर। इनसाइड से कड़क आवाज़ आई, अंदर आओ। प्रिंसिपल की आवाज़ में हमेशा की तरह ही एक कड़कपन
महसूस करके आरोही की धड़कनें और तेज हो गई। वह चुपचाप सामने जाकर खड़ी हो गई। प्रिंसिपल ने टेबल पर रखा एक चेक को उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारी आज की स्पीच का इनाम है, आरोही। चेक आरोही की तरफ बढ़ाते हुए प्रिंसिपल के चेहरे पर एक अजीब सी जलन और तंज साफ झलक रही थी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, पता नहीं उन्हें तुम्हारी स्पीच में ऐसा क्या दिख गया जो उन्होंने एक झटके में इतनी बड़ी रकम तुम्हारे नाम कर दी। आरोही प्रिंसिपल की कड़क आवाज़ में छिपे तीखेपन और ताने को अच्छी तरह महसूस कर पा रही थी। कांपते हाथों से जब उसने चेक को अपनी तरफ किया और उस पर लिखी रकम देखी तो उसके होश उड़ गए। चेक पर साफ साफ 1 लाख रुपए लिखा हुआ था। एक मामूली सी स्पीच के बदले 1 लाख रुपए का इनाम। आरोही की आंखें फैल गई। इतनी बड़ी रकम उसने कभी एक साथ नहीं देखी थी, लेकिन उसका स्वाभिमान इस तरह बिन वजह किसी अनजान शख्स से इतने पैसे लेने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसने तुरंत वह चेक वापस टेबल पर सरका दिया और बेहद नरमी और मगर दृढ़ता से बोली, नहीं सर, मैं ये चेक स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने तो बस कॉलेज फंक्शन के लिए एक साधारण सी स्पीच दी थी। इतने बड़े इनाम पर मेरा कोई हक नहीं है। प्रिंसिपल ने बेहद हैरानी और नाराज़गी से आरोही को घूरा। उनकी समझ से बाहर था कि कोई साधारण सी लड़की रियांश राजवंश के दिए 1 लाख रुपए के चेक को इस तरह मुस्कुराकर ठुकरा कैसे सकती है। तभी आरोही मुस्कुराकर बोलती है, आप इसको कॉलेज के फंड्स के लिए ले लीजिए सर। चेक को टेबल पर रखकर आरोही वहाँ से चली गई। कॉलेज से बाहर निकलते ही रियांश ने अपने असिस्टेंट जतिन की तरफ देखा और कड़क आवाज़ में हुक्म दिया, जतिन, मुझे आज शाम तक इस लड़की की एक एक बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन मेरी टेबल पर चाहिए। इतना कहकर रियांश अपनी आलीशान गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा रियांश पूरी तरह से आरोही के ख्यालों में खोया हुआ था। जिस इंसान का दिमाग हमेशा बिजनेस डील्स, शेयर और फाइलों की आंकड़ों से भरा रहता था, आज वहाँ सिर्फ और सिर्फ आरोही का मासूम चेहरा और उसकी मखमली आवाज़ घूम रही थी। रास्ते पर वो उसी के बारे में सोच रहा था। सालों बाद आज उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसे लगा मानो आज की दुनिया रोज़ की तुलना में कहीं ज़्यादा हसीन और खुशनुमा लग रही है। उसका दिमाग जो हमेशा तनाव और काम के जुनून से भरा रहता था, आज बिल्कुल शांत था। शाम को रियांश अपने विशाल ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। तभी जतिन दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया और एक फाइल उसकी टेबल पर रखते हुए बोला, सर फाइल। रियांश ने उस फाइल को उठाया और एक एक पन्ने को इतने ध्यान से पढ़ने लगा मानो उसकी कोई अरबों रुपये की डील हो। आरोही की पढ़ाई, उसकी पसंद नापसंद, उसके परिवार का माहौल, एक एक छोटी से छोटी बात रियांश की आंखों के सामने से गुजरी। फाइल बंद करते ही रियांश ने जतिन की तरफ देखा और कहा, जतिन, मुझे आज शाम तक इस शहर की सबसे मशहूर दुकान से बेहतरीन मिठाइयाँ, ताज़े फल, ड्राई फ्रूट और कुछ खास गिफ्ट पैक चाहिए। रात ढलते ही शहर के एक बेहद साधारण और छोटे से मोहल्ले की तंग गलियों में सन्नाटा चीरती हुई महंगी और आलीशान गाड़ियों का काफिला जाकर रुका। एक छोटे से मकान के बाहर गाड़ियां रुकी और गार्ड्स बाहर निकले। जब रियांश गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो पूरे मोहल्ले में जैसे वक्त थमसा गया। मोहल्ले की औरतें और लड़कियां अपने खिड़कियों और दरवाज़ों के पीछे से चोर नज़रों से झांकने लगी। महंगे महंगे फल, मिठाइयों और गिफ्ट की टोली के साथ रियांश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई राजकुमार अचानक उनकी सीधी सादी दुनिया में आ चुका हो। रियांश सीधे आरोही के घर के छोटे से दरवाजे के पास पहुंचा और दस्तक दी। अंदर से एक शालीन और सौम्य आवाज़ आई, आता हूँ। दरवाज़ा खुला और एक सीधे साधे सज्जन सामने खड़े थे। रियांश ने अपनी भारी रौबदार आवाज़ में पूछा, क्या आप शर्मा जी हैं? जी मैं ही शर्मा जी हूँ, उन्होंने जवाब दिया। अपने दरवाजे पर बंदूकधारी गार्ड्स, बाहर खड़ी आलीशान गाड़ियाँ और सामने खड़े इस ताकतवर शख्स को देखकर अशोक जी घबरा गए। वह भाब चुके थे कि सामने खड़ा इंसान कोई आम शख्स नहीं है। अशोक जी ने झिझकते हुए पूछा, जी आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। रियांश ने धीमी मगर कड़क लहजे में कहा, अंदर चलते हैं, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बैठ के बात करते हैं। अशोक जी ने संकोच करते हुए मना करना चाहा, पर मैं आपको जानता नहीं हूँ और मैं अजनबियों को इस तरह अपने घर के अंदर नहीं बुलाता। रियांश ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जो बात करने आया हूँ वो इस चौखट पर नहीं हो सकती।
उसके लिए हमें अंदर ही चलना पड़ेगा। रियांश की आवाज़ में एक ऐसा रुतबा और हुक्म था कि न चाहते हुए भी अशोक जी पीछे हटे और उन्होंने रियांश को घर के अंदर आने का रास्ता दे दिया। रियांश ने अपने एक गार्ड्स की तरफ एक छोटा सा इशारा किया। इशारा पाते ही गार्ड सारा सामान, महंगी मिठाइयाँ, फल और कीमती तोहफे घर के अंदर रखने लगे। अचानक अपने छोटे से घर में इतने सारे आलीशान तोहफे और बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों को देखकर अशोक जी की पत्नी सुमित्रा जी हैरान परेशान बाहर निकल आई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके घर में यह सब क्या हो रहा है। इस बीच रियांश ने पूरे घर पर अपनी एक नज़र दौड़ाई। घर भले ही छोटा था लेकिन बेहद साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। उस घर की सादगी में रियांश को एक अनजाना सा सुकून महसूस हुआ। वह आगे बढ़ा और हॉल में रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया, जैसे वह जगह हमेशा से उसी की हो। सारा सामान रखने के बाद गार्ड्स बाहर चले गए। अब उस छोटे से हॉल में सिर्फ रियांश, अशोक जी और सुमित्रा जी बैठे थे। पूरे हॉल में एक बाली सन्नाटा छा गया। अशोक जी ने हिम्मत जुटाकर उस सन्नाटे को तोड़ा। जी आप बताइए, आप हमारे घर किस सिलसिले में आए हैं? रियांश ने बिना किसी भूमिका के सीधे अपनी गहरी और रोकदार आवाज़ में कहा। मुझे बातें घुमा फिराकर करने की आदत नहीं है। मैं आपकी बेटी आरोही का हाथ मांगने आया हूँ। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आ गई है। यह सुनते ही अशोक जी और सुमित्रा जी की आंखों में हैरानी फैल गई। अशोक जी ने हकलाते हुए पूछा, पर मैं आप कौन हैं? रियांश की आंखों में एक अजीब सा गर्व उभरा। उसने कहा, रियांश सिंह राजवंश। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे अपना कोई और परिचय देने की ज़रूरत है। रियांश राजवंश, यह नाम सुनते ही अशोक जी सुन्न रह गए। शहर का सबसे बड़ा और ताकतवर इंसान उनके सामने बैठकर उनकी बेटी का हाथ मांग रहा था। रियांश ने अपनी बात जारी रखी। आपकी बेटी को मैं बहुत खुश रखूँगा, जितना कुछ आप भी नहीं रख सकते, उससे भी कहीं ज़्यादा। उसने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। आप बस आरोही की शादी मेरे साथ तय कर दीजिए। अशोक जी ने गहरी सांस ली, अपने स्वाभिमान को समेटा और नरमी से बोले, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करवा सकता। यह सुनते ही रियांश की काली गहरी आंखों में अचानक खौफनाक गुस्सा उतर आया। कमरे का तापमान जैसे एक पल में गिर गया। हालांकि उसने खुद पर काबू पाया और अपने उबलते गुस्से को शांत किया। अशोक जी ने अपनी बात पूरी की। हम बहुत साधारण और मध्यवर्गीय लोग हैं और आप ऊंचे घराने के बहुत बड़े बिजनेसमैन। हमारी और आपकी कोई बराबरी नहीं है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर नहीं दे सकता। रियांश अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा जुनून और शनक छाप दिख रही थी। वह अशोक जी के करीब आया और धीमी मगर धमकी भरी आवाज़ में बोला, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं शर्मा जी। आपकी बेटी की शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही होगी। इतना कहकर रियांश बाहर की तरफ मुड़ा। जाते जाते उसने कहा, मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त दे रहा हूँ। जैसे ही रियांश दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी नज़र किनारे पर खड़ी आरोही पर पड़ी। आरोही अपनी माँ सुमित्रा जी के पीछे सहमी हुई खड़ी थी। उसने अंदर हुई हर एक बात सुन ली थी और वह डर से कांप रही थी। आरोही का वह मासूम और डरा हुआ चेहरा देखते ही रियांश का सारा गुस्सा पल भर में हवा हो गया। उसका दिल एक बार फिर से वही सुकून से भर गया जो उसने कॉलेज में महसूस हुआ था। रियांश ने एक आखिरी बार आरोही की आंखों में देखा और अपने गार्ड्स के साथ बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसका असिस्टेंट जतीन आगे बढ़ा और रियांश से बोला, सर, अगर आप कहें तो हम ज़बरदस्ती। रियांश ने हाथ उठाकर जतीन को रोक दिया और ठंडे लहजे में बोला, नहीं, अभी हम एक दो बार प्यार से कोशिश करेंगे और अगर तब भी बात नहीं बनी तो जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना मुझे अच्छी तरह से आता है। यह कहकर रियांश अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ियाँ सन्नाटे को चीरती हुई रात के अंधेरे में गायब हो गई। आरोही ने घबराकर अपने पिता की तरफ देखा। रियांश के जाने के बाद अशोक जी काफ़ी तनाव में थे और तेजी से सांसें ले रहे थे। आरोही तुरंत उनके पास आकर बैठी, उनका हाथ थामा और पानी पिलाया, उन्हें शांत कराया। कुछ देर बाद उनकी सांसें सामान्य हुई और वे थोड़े सहज हुए। अगली सुबह आरोही कॉलेज से लौट रही थी। आज उसकी सहेलियाँ उसके साथ नहीं थी, इसलिए वह अकेली ही जल्दी बस स्टॉप की तरफ कदम बढ़ा रही थी। तभी अचानक उसके ठीक सामने एक बेहद महंगी लग्जरी गाड़ी आकर रुकी।
गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से रियांश बाहर निकला। उसे अचानक यूं सामने देखकर आरोही शर्म गई। इससे पहले कि वह पीछे हटती, रियांश ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली और कड़क आवाज़ में बोला, तुम इतनी धूप में यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आरोही ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए मना किया। नहीं, मैं बस से चली जाऊँगी, मुझे आपकी गाड़ी में नहीं बैठना। रियांश ने दबाव बनाते हुए कहा, तुम्हें बस के धक्कों में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, बैठो। आरोही की आंखों में आंसू झलक आए, पर उसकी आवाज़ में स्वाभिमान की गूंज थी। उसने रियांश की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमारे पास आपके जितने पैसे भले ही न हो, पर इज्जत बहुत है। प्लीज़ मेरी इज्जत का इस तरह तमाशा मत बनाइए, मुझे छोड़ दीजिए। रियांश ने उसकी कलाई छोड़ी और उसकी तरफ देखकर धीमे लहजे में बोला, मैं तो तुम्हारे घर तुम्हारी ही इज्जत बढ़ाने ही आया था, पर तुम्हारे पिता ने ही मना कर दिया। और एक बात याद रखना आरोही, जो चीज़ रियांश सिंह राजवंश को पसंद आ जाती है वह हर हाल में उसकी होकर रहती है, भले ही उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इतना कहकर वह बिना मुड़े अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। आरोही जैसे तैसे बस पकड़कर घर पहुंची। घर पहुंचते ही वह अपनी माँ सुमित्रा जी के सीने से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। रियांश का यह जुनून उसके सीधे साधे जीवन में खौफ घोल रहा था। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसी शाम जब अशोक जी काम निपटाकर घर लौट रहे थे तो रास्ते में दो पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। एक पुलिस वाले ने उनके कंधे पर हाथ रखा और दोस्ताना अंदाज में छिपी धमकी देते हुए कहा, मान जाइए शर्मा जी, बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? हाँ, बोल दीजिए, इसी में आपकी और आपके परिवार की भलाई है। अशोक जी ने चौंक कर पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पुलिस वाला मुस्कुराया, आप जितने समझदार तो हैं ही शर्मा जी कि आप समझते हैं कि हम किस बारे में बात करने आए हैं। उस शाम जब अशोक जी घर पहुंचे तो उनकी आंखों में छाई निराशा और लाचारी देखकर आरोही और सुमित्रा जी बिना कुछ कहे सब समझ गए कि रियांश अपनी ताकत का खेल खेलना शुरू कर चुका है। वह तीनों इंसान रियांश की पावर और रुतबे से अवगत हो चुके थे। इसके बाद कुछ दिन शांति से बीत गए। घर के आसपास कोई हलचल नहीं हुई। शर्मा परिवार को लगा कि शायद रियांश को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह अब शादी की जिद छोड़ चुका है, लेकिन यह उनका सिर्फ एक वहम था। एक दिन शाम को रियांश फिर से उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसके लहजे में न तो कोई नरमी थी और न ही कोई झुकाव। उसके चेहरे पर एक कड़क, सख्त और खौफनाक रुतबा था। रियांश ने सीधे अशोक जी से कहा, शर्मा जी, लगता है अब आप मान गए होंगे। इन बीते दिनों में आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि इस शहर में मेरा रुतबा और ताकत क्या है। अशोक जी अभी कुछ बोलते कि तभी आरोही पीछे से निकलकर आगे आई। आज उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा साहस था। वह सीधे रियांश के सामने डटकर खड़ी हो गई और बुलंद आवाज में बोली, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। मैं आपसे शादी कभी नहीं करूंगी और न ही मैं आपकी इन धमकियों से डरती हूँ। आरोही का यह रूप देखकर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन रियांश के चेहरे पर कोई सिकंस नहीं आई। उसने बेहद शांत, गहरी और भारी आवाज में कहा, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी आरोही, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इतना कहकर वो मुड़ा और बिना कोई जवाब सुने वहां से चला गया। कमरे में खड़े तीनों लोगों को रियांश की बेहिसाब ताकत और उसकी हद से बड़ी जिद का अंदाजा हो चुका था। बीते दिनों के इशारों ने उन्हें बता दिया था कि रियांश सिंह राजवंश की राह में आना कितना खतरनाक हो सकता है। रियांश के जाते ही आरोही के सब्र का बांध टूट गया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी की यह हालत देखकर अशोक जी से रहा नहीं गया। वे उसके पास आकर बैठकर रो पड़े। दूर कोने में खड़ी सुमित्रा जी भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तभी अशोक जी ने आंसू पूछते हुए सुमित्रा जी से कहा, सुमित्रा, अब देर करना ठीक नहीं है। तुम आरोही को तुरंत गांव में अपनी बहन रीना के यहाँ भेज दो और तुम्हारी जिस सहेली ने शादी में अपने बेटे के लिए आरोही का हाथ मांगा था उससे बात करके रिश्ता पक्का कर दो। मैं उस लड़के से मिल चुका हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। हम रातों रात यह घर भी बदल लेंगे। योजना के मुताबिक उन्होंने रातों रात चुपचाप घर बदल लिया और आरोही को गांव में उसकी मौसी रीना जी के यहाँ भेज दिया। सुमित्रा जी ने अपनी दोस्त से बात भी कर ली और 1 महीने बाद सगाई और तुरंत
बाद शादी की तारीख तय हो गई। परिवार ने सोचा कि शादी होते ही रियान शांत हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। कुछ दिन शांति से बीते तो शर्मा परिवार को लगा कि उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आई है। उधर राजवंश मेंशन में सन्नाटा छाया हुआ था। रियान सोफे पर गर्दन पीछे टिकाए सिगरेट के लंबे लंबे कस खींच रहा था। धुएं के छल्ले हवा में तैर रहे थे। तभी जतीन हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सर मैम का पता चल गया, जतीन ने कहा। रियाज ने बिना अपनी स्थिति बदले धीमी आवाज़ में पूछा, कहाँ है वो? सर, उन्होंने मैम को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ छुपा रखा है और खुद भी वहीं कहीं छिपे हैं। आप कहे तो हम उन्हें ढूंढकर ऐसा सबक सिखाएं कि। रियाज ने सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए हाथ के इशारे से जतीन को रोक दिया। नहीं जतीन, जब आरोही को आखिरकार मेरा ही होना है तो उन मासूमों को बेवजह तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रियाज सोफे से उठा और जतीन के करीब आया। उसने जतीन के कान के पास झुककर अपनी अगली योजना बताई। रियाज की बात सुनते ही जतीन के चेहरे पर एक कुटिल और शातिर मुस्कान आ गई। वह समझ चुका था कि उसे आगे क्या करना है। अब रियाज राजवंश का खेल शुरू हो चुका था। रात के 12 बज रहे थे। गांव के उस छोटे से घर में सब गहरे सन्नाटे में सो रहे थे। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। नींद से जागकर मौसी रीना जी की हड़बड़ाती हुई उठी। अरे अरे, आ रही हूँ, दरवाज़ा तोड़ोगे क्या? जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उनके होश उड़ गए। सामने 7-8 हट्टे कट्टे नकाबपोश आदमी खड़े थे जिनके हाथों में आधुनिक बंदूकें थी। रीना जी को लगा कि ये कोई चोर या डाकू आ गए हैं। वे लोग रीना जी को हटाकर अंदर घुस आए। शोर सुनकर अंदर से आरोही भी बाहर निकल आई। आरोही को देखते ही जतीन आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़कर बोला, चलो हमारे साथ। रीना जी घबराकर चीखी, इस लड़की को क्यों ले जा रहे हो? तुम तो पैसे गहने ने चाहिए ना, ले जाओ, पर इसे छोड़ दो। रीना जी उन्हें साधारण डाकू समझ रही थी, लेकिन आरोही उन नकाबपोशों और जतीन को देखकर समझ गई थी कि यह किसका काम है। उसने अपनी मौसी का हाथ थामकर कहा, मौसी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, वरना ये लोग आप सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जतीन ने कड़क लहजे में चेतावनी दी, शांति से हमारे साथ चलो, अगर अपने घर वालों को जिंदा देखना चाहती हो तुम। आरोही ने चुपचाप अपना सिर झुकाया और जतीन के साथ बाहर खड़ी काली गाड़ियों के काफिले की तरफ बढ़ गई। जतीन ने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया और गाड़ियां तेज रफ्तार से सन्नाटे को चीरती हुई निकल गई। कुछ देर तक आरोही चुपचाप बैठी रही, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा कि रास्ता उसके घर या शहर की तरफ नहीं बल्कि किसी अनजान दिशा में जा रहा है, तो उसने घबराकर पूछा, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जतीन ने सामने शीशे में देखते हुए ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैम शांत रहिए, आप वहीं जा रही हैं जहाँ आपको होना चाहिए। जब काली गाड़ियाँ एक विशाल और भव्य हवेली के मुख्य द्वार पर जाकर रुकी तो आरोही सब समझ गई। हवेली के बीचों बीच रियान सिंह राजवंश खामोश खड़ा था, मानो वह काफ़ी देर से उसी के आने का इंतजार कर रहा हो। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और आरोही बाहर निकली। रियांश को सामने देखते ही आरोही का खून खोल उठा। आरोही ने कड़वाहट भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, तुम इतने नीचे गिर जाओगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। रात के अंधेरे में मुझे यूं उठवा कर ले आए, नीच इंसान। रियांश की आंखों में गुस्से की चिंगारी भड़की। उसने कड़क आवाज़ में चेतावनी दी, अपनी जुबान को लगाम दो आरोही, तुम मेरी शराफत और सब्र का फ़ायदा उठा रही हो। जैसा मैं कहता हूँ खामोशी से वैसा करो। नहीं करूँगी, मैं तुम जैसे घटिया और जालिम इंसान से शादी कभी नहीं करूँगी। आरोही चीखी। रियांश का चेहरा बिल्कुल सपाट और खौफनाक हो गया। उसने आरोही की आंखों में झांकते हुए ठंडे लहजे से कहा, अगर अपने पापा को सही सलामत देखना चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ चुपचाप वैसा करती जाओ। अपने पिता का नाम सुनते ही आरोही गुस्से में हो गई। उसने आगे बढ़कर रियांश का कॉलर पकड़ लिया और उसे झंझोड़ते हुए रो पड़ी। क्या किया है तुमने मेरे पापा के साथ? बोलो, क्या किया है उनके साथ? रियांश ने कड़की से आरोही के हाथों को अपने कॉलर से झटका और पीछे हटा दिया। उसने भारी आवाज में पुकारा, शांता। हवेली के अंदर से एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आई। रियांश ने उसे हुक्म दिया, इसे अंदर कमरे में ले जाओ। आरोही रोती चीखती रही
और विरोध करती रही, लेकिन रियांश पर उसकी आवाज़ का कोई असर नहीं हुआ। शांता उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए एक कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। आरोही अंदर से दरवाज़ा पीटती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उस सन्नाटे में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। एक मेड हाथों में एक बड़ी सी थाल लिए अंदर आई। थाल में लाल रंग का बेहद कीमती और खूबसूरत शादी का जोड़ा, लाल चूड़ियाँ और सुहाग का सामान सजा हुआ था। मेड ने समते हुए कहा, मालिक ने ये जोड़ा भेजा है मैम। उन्होंने कहा है कि आप इसे पहनकर तुरंत तैयार हो जाइए। आरोही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक झटके में उस थाल को नीचे फेंक दिया। गहने और शादी का जोड़ा जमीन पर बिखर गए। आरोही गरजी, जाकर बोल दो अपने मालिक से कि मुझे उनसे कोई शादी नहीं करनी। न मैं उनसे डरती हूँ और नई कभी उनकी बनूंगी। नफरत करती हूँ मैं उनसे। दासी घबराकर बाहर भागी और सारा माजरा रियांश को सुना दिया। अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा बड़े जोर से खुला। रियांश अंदर दाखिल हुआ और उसने पीछे से दरवाज़ा बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। उसका रूप देखकर किसी का भी दिल दहल जाता। रियांश तेजी से आरोही की तरफ बढ़ा और उसने दीवार से सटाकर उसके दोनों गालों पर अपने मजबूत हाथों से भींचकर पकड़ लिया। रियांश ने उसकी आंखों में अपनी दहकती हुई नजरें गड़ाकर कहा, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी आरोही, और यह जोड़ा भी तुम्हें ही पहनना पड़ेगा। या तो तुम खुद इसे पहन लो, वरना मैं खुद तुम्हें यह जोड़ा पहनाऊंगा। क्या तुम चाहती हो कि शादी से पहले ही मैं तुमसे अपना हक वसूल कर लूं? यह सुनते ही आरोही की आंखें खौफ से फैल गई। उसका पूरा शरीर डर के मारे थर-थर कांपने लगा। आरोही को अपने इतने करीब देखकर, उसकी सांसों की गर्माहट और उसके थरथराते गुलाबी होठों को देखकर रियांश का खुद पर से कंट्रोल छूटने लगा। उसके भीतर के जज्बात उबलने लगे और जुनून हावी होने लगा। लेकिन आरोही का खौफजदा चेहरा देखकर उसने खुद को संभाला। रियांश ने तुरंत आरोही को छोड़ा और उससे मुंह फेरते हुए रूखे लहजे में बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर अपने पापा को सही सलामत देखना चाहती हो तो बिना किसी ड्रामे के नीचे आ जाना। इतना कहकर रियांश कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद आरोही लाल जोड़े में सजी धजी कमरे में बेजान मूरत की तरह बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला। सामने उसके पिता अशोक जी खड़े थे। अपने पापा को सही सलामत देखकर आरोही अपनी जगह से उठी और दौड़कर उनके सीने से लिपट गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। पापा पापा, आप ठीक तो हैं ना? इस इंसान ने आपको कुछ किया तो नहीं? अशोक जी की आंखों में लाचारी और बेबसी के आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से आरोही का सिर सहलाया और टूटी हुई आवाज़ में बोले, आरोही बेटा, तू इस शादी के लिए हाँ बोल दे। इसी में हम सबकी भलाई है। उस इंसान की ताकत के आगे हम बहुत छोटे हैं बेटा। वो हमें बर्बाद कर देगा। अपने पिता की ये लाचारी और आंखों में गिड़गिड़ाहट देखकर आरोही का बच्चा कुचा हौसला भी टूट गया। अपने परिवार की सलामती के लिए उसने अपनी खुशियों की बलि देने का फैसला कर लिया। उसने रोते हुए धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। हवेली के मंडप में सन्नाटे और खौफ के बीच शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित जी के मंत्रों की गूंज के बीच आरोही और रियांश के साथ फेरे लिए। सजा धजा आलीशान कमरा, महकते फूल और जलती हुई मोमबत्तियाँ, सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन लाल जोड़े में बैठी आरोही के लिए वह कमरा किसी बेहद खूबसूरत कैदखाने से कम नहीं लग रहा था। आरोही उस लिबास में इतनी हसीन दिख रही थी मानो जमीन पर कोई अप्सरा उतर आई हो। तभी कमरे का भारी दरवाजा खुला और रियांश अंदर दाखिल हुआ। रियांश को देखते ही आरोही के दिल का गुबार बाहर निकल आया। वह तंज कसते हुए बोली, यूं जबरदस्ती शादी करके आपको क्या लगा कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लेंगे, मुझसे अपना हक ले लेंगे? मैं आपको कभी अपने दिल से अपना पति नहीं मानूंगी। और आपको क्या लगता है कि आप मुझसे शादी करके मुझे पा लेंगे? आरोही की यह बात सुनते ही रियांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी, जो देखते ही देखते एक तीखी और बेदर्द हंसी में बदल गई। वह काफ़ी देर तक जोर जोर से हंसता रहा। फिर अचानक उसकी हंसी रुकी और उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। रियांश ने अपनी काली गहरी और आंखों में कड़वाहट और दर्द समेटते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा आरोही कि रियांश राजवंश तुम्हें छुएगा? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुमने बार बार रियांश राजवंश के
प्यार और उसकी इज्जत को ठुकराया है। मैं पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गया था, लेकिन तुमने और तुम्हारे पिता ने मेरी मोहब्बत का तमाशा बना दिया। अब तुम तरसोगी मेरे प्यार के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए और मेरे नज़दीक आने के लिए। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी करवाहट थी। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से बांधना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे यह रास्ता चुनने पर मजबूर किया। अब इस शादी के रिश्ते में तो तुम बन चुकी हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ फासले होंगे। तरसोगी तुम मेरी एक छुअन के लिए। इतना कहकर रियांश बिना उसका जवाब सुने सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गया। आरोही फटी फटी आंखों से उसे जाते हुए देखती रह गई। वह अंदर तक हिल गई थी। सच तो यह था कि वह खुद रियांश से दूर रहना चाहती थी, लेकिन रियांश का इस तरह उसे बेइज्जत करके ठुकरा देना उसके स्वाभिमान को बुरी तरह चुभ गया था। उसने जबरदस्ती शादी भी की और अब उसकी भावनाओं को इस तरह रौंद भी रहा था। थोड़ी देर बाद जब रियांश बाथरूम से बाहर निकला तो वह बिना शर्ट के था। उसके शरीर पर सिर्फ एक ट्राउज़र था। उसकी गठीली मस्कुलर बॉडी, एब्स और उसका रोबीला रूप देखकर आरोही का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। वह चाहकर भी अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रही थी। रियांश ने आरोही की तरफ देखा तक नहीं। उसने सोफे से एक तकिया उठाया और बेपरवाही से सोफे पर ही सोने के लिए लेट गया। उसके इस रूखे व्यवहार को देखकर आरोही के दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। एक अनजाना सा दर्द उसके सीने में उठने लगा। उसने चुपचाप अपने भारी कपड़े बदले, साधारण कपड़े पहनने और बिस्तर के एक कोने में सिमट कर सो गई। सुबह की पहली किरण के साथ जब रियांश की आंख खुली तो उसकी पहली नज़र बिस्तर पर पड़ी। आरोही अभी भी सो रही थी। उसके लंबे काले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। नई नवेली दुल्हन की मांग में लगा सिंदूर और उसका मासूम सा चेहरा सुबह की रोशनी में और भी ज़्यादा खूबसूरत और पारदर्शी लग रहा था। रियांश अपनी जगह पर रुक गया और एकटक उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में छिपा सारा गुस्सा उस पल के लिए गायब हो चुका था। तभी अचानक आरोही की पलकें हिली और उसकी आंखें खुल गई। रियांश ने तुरंत अपनी नज़रें फेरी, झटके से सोफे से उठा और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो उसने एक टी शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था। वो बेहद आकर्षक और रौबदार लग रहा था। आरोही खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रही थी। रियांश के हाव भाव बता रहे थे कि वह कहीं जाने के लिए तैयार है, लेकिन कल रात के कड़वे मोड़ के बाद आरोही में उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। रियांश अपनी घड़ी पहनते हुए आरोही की तरफ बिना देखे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा और बिना एक शब्द कहे कमरे से बाहर निकल गया। पीछे छोड़ गया सिर्फ एक भारी और खामोश सन्नाटा। रियांश के जाने के बाद आरोही ने कमरे में रखी अलमारी का दरवाज़ा खोला। अलमारी खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहाँ हर डिज़ाइन के बेहतरीन सूट और साड़ियाँ बहुत ही सलीके से टके हुए थे। इतना ही नहीं, मैचिंग ज्वेलरी से लेकर उसके इस्तेमाल की हर छोटी से बड़ी चीज़ वहाँ मौजूद थी। सामान को देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने बहुत ही पहले से बेहद फुर्सत और प्यार से उसके लिए ये सब पसंद करके रखा था। अलमारी के नीचे हिस्से में कुछ व्यक्तिगत सामान भी रखे थे, जिन्हें देखकर आरोही के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने उसमें से एक साधारण सा सूट निकाला, पहना और कमरे से बाहर हॉल में आ गई। हॉल में आते ही एक काम करने वाली महिला उसके पास आई और आदर से बोली, बेबी जी, मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? आरोही ने झिझकते हुए पूछा, रियांश कहाँ है? महिला ने जवाब दिया, रियांश तो काम के सिलसिले में कई बार चले गए हैं। जाने से पहले उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि हम आपका पूरा ख्याल रखें। वे कुछ दिनों बाद लौटेंगे। चला गया। आरोही के होठे से धीरे से निकला। उसने फिर पूछा, बताकर गए हैं कि कहाँ गए हैं? नहीं मैम, सर हमें बताते नहीं हैं, वे सिर्फ हुक्म देते हैं। आरोही का मन गुस्से से भर गया। वह मन ही मन बुदबुदाए, मुझसे ज़बरदस्ती शादी करके यहाँ ले आया और अब खुद यूँ अकेला छोड़कर चला गया। यह बोलकर वह कमरे में चली गई। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। इस विशाल हवेली में आरोही खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसने फ़ोन पर अपनी मम्मी पापा से बात करके अपनी सलामती की खबर दे दी थी ताकि वे परेशान ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर आरोही का दिल किसी अनजाने खालीपन से टूट रहा था। रियांश का इस तरह गायब हो जाना उसे चुभ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस इंसान ने
उससे ज़बरदस्ती शादी की थी। उसका दूर होना उसे इतना परेशान क्यों कर रहा है। आरोही फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई। फ्रेश होकर जैसे ही वह गीले बालों के साथ बाहर निकली, दरवाजे पर ही वह किसी मजबूत चट्टान जैसे सीने से टकरा गई। आरोही ने चौंक कर नजरें उठाई। सामने रियांश खड़ा था। रियांश की इतनी नज़दीकी देखकर आरोही की सांसें थम सी गई। वह पूरी तरह उसमें खो गई। तभी उसे अचानक ध्यान आया कि उसने दुपट्टा नहीं लिया है। दूसरी तरफ रियांश भी इस अचानक हुए टकराव से खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आरोही की बदन से आती भीनी भीनी खुशबू और उसकी गीली जुल्फों की महक रियांश के कंट्रोल को तोड़ रही थी। उसने उबलते जज्बातों पर काबू पाने के लिए रियांश से तुरंत खुद को पीछे खींचा और बिना कुछ कहे बाथरूम के अंदर दाखिल हो गया। आरोही की हालत भी बुरी थी। उसका दिल भी बेतहाशा धड़क रहा था और वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद रियांश बाथरूम से बाहर आया। उसने पहले की तरह ही आरोही को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और सोफे से तकिया उठाकर बिना एक शब्द बोले सोफे पर जाकर लेट गया। उसका यह रूखा व्यवहार देखकर आरोही का दिल अंदर से रो पड़ा। जबरदस्ती की शादी के बाद यह खामोश दूरी उसे हर पल तोड़ रही थी। उदास मन से वह भी बिस्तर के कोने पर जाकर सो गई। अगली सुबह जब आरोही की आंखें खुली तो उसने देखा कि रियांश अपने कपड़े एक बैग में पैक कर रहा है। यह देखकर ही आरोही को लगा कि वो फिर से उसे छोड़कर कहीं जाने वाला है। उसके अंदर से गुस्से का गुबार फूट पड़ा। वह गुस्से में तमतमाती हुई कमरे से बाहर जाने लगी। तभी रियांश की कड़क आवाज़ गूंजी, आरोही, आरोही रुको। आरोही रुकी नहीं तो रियांश ने आगे बढ़कर कहा, हम गांव जा रहे हैं, अपने कपड़े पैक कर लो। आरोही ने पलटकर गुस्से से कहा, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। आरोही की इस बदतमीजी और जिद पर रियांश के सब्र का बांध टूट गया। उसने एक ही झटके में आरोही की कमर में हाथ डाला और उसे खींचकर अपने शरीर से बिल्कुल सटा लिया। रियांश की इतनी नज़दीकी और उसकी गर्म सांसों के एहसास से आरोही की धड़कनें बेकाबू हो गई। रियांश ने दूसरे हाथ से आरोही के बालों को पीछे से पकड़ा और उसका चेहरा अपने करीब लाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद भारी आवाज़ और खौफनाक आवाज़ में कहा, मेरे सब्र को मत आजमाओ आरोही। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा वो रूप देखो जिससे तुम्हारी रूह कांप जाए। इसलिए जितना कह रहा हूँ चुपचाप उतना करो। इतना कहकर उसने आरोही को छोड़ा और बिना मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। रियांश की उस नज़दीकी का एहसास, उसकी धमकियाँ और उसका वो तीखा रूखापन सब मिलकर आरोही की आंखों में आंसू ले आया। वह कुछ देर तक खड़ी कांपती रही। फिर उसने नम आंखों से अपने कपड़े पैक करने लगी। गाड़ी की पिछली सीट पर दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे, लेकिन रास्ते पर सन्नाटा छाया रहा। न रियांश ने कोई बात शुरू की और न ही आरोही ने। जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा में प्रवेश किया, खिड़की से बाहर का नज़ारा बदल गया। रलाते हरे भरे खेत, खुला नीला आसमान और साफ सुथरी सड़कें देखकर आरोही का उदास मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया और ठंडी हवा के झोंकों को महसूस करने लगी। कुछ ही देर बाद गाड़ी गांव की एक बेहद विशाल और पारंपरिक हवेली के सामने जाकर रुकी। जैसे ही आरोही ने गाड़ी से बाहर कदम रखा, उस पर ताजे फूलों की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। हवेली के बड़े से दरवाजे से एक बुजुर्ग दादी और अपने परिवार और नौकरों के साथ मुस्कुराती हुई बाहर आई। रियांश तुरंत दौड़कर उनके पास गया और झुककर उनके गले लग गया। फिर दादी मुस्कुराते हुए आरोही के पास आई। उन्होंने आरोही का चेहरा अपने हाथों में थामकर माथा चूमा और उसे गले से लगाते हुए बेहद प्यार से बोली, मेरी बहू कितनी प्यारी है, बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी जैसी। इन रिश्तों और इस माहौल से आरोही बिल्कुल अनजान थी, लेकिन परिवार का ये निश्चल प्यार और अपमान देखकर उसकी आंखें नम हो गई। हवेली के अंदर हर कोई उसका बहुत मान सम्मान कर रहा था। रियांश से शादी के बाद आरोही ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा। यहाँ आने के बाद रियांश तो न जाने कहाँ गायब हो गया था, लेकिन आरोही पूरे परिवार के बीच बैठकर बातें करती रही। हवेली के सभी लोग उसकी सादगी के कायल हो चुके थे। शाम को काम करने वाली महिला आरोही को उसके कमरे में ले गई ताकि वह आराम कर सके। आरोही कमरे में अकेली
बैठी हुई थी। तभी दरवाज़ा खुला और रियांश अंदर आया। रियांश को देख के ही आरोही बिस्तर पर सीधी होकर बैठ गई। रियांश ने उसकी तरफ बिना देखे बेहद रूखे और कड़क लहजे में कहा, देखो, हमारे बीच जो कुछ भी करवाट या दूरी है वह सिर्फ इस कमरे तक ही रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि घर में किसी को भी हमारे रिश्ते की असलियत का पता चले। सबके सामने हम एक परफेक्ट कपल की तरह ही रहेंगे, समझ रही हो ना तुम। इतना कहकर वह सीधा बाथरूम में चला गया। रियांश का यह बेरुखा व्यवहार और उसकी बातें सुनकर आरोही की आंखों से आंसू झलक आए। हवेली के परिवार से मिले प्यार के बाद रियांश की ये तीखी बातें उसके दिल को किसी तीर की तरह चुभ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। वह किसी तरह अपने आंसू पोंछकर बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। जब रियांश बाथरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी। रियांश भले ही ऊपर से बेहद सख्त दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुरी तरह टूट रहा था। आरोही के लिए उसकी बेइंतहा मोहब्बत और उसका ये रूखापन, दोनों उसके दिल में ऐसे जल रहे थे मानो कोई गीली लकड़ी अंदर ही अंदर दक रही हो। रियांश धीरे से बिस्तर के पास आया। आरोही के गालों पर सूखे आंसुओं के निशान देखकर उसके दिल में एक टीस सी उठी। उसका मन किया कि वो अभी झुककर उन नम आंखों को चूम ले और उसके सारे दर्द को अपने अंदर समेट ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि उसे यह हक नहीं है, क्योंकि आरोही उससे नफरत करती है और उससे खुद उससे दूर रहने को कहा था। भारी दिल से रियांश सोफे पर जाकर लेट गया। दिन बीतते गए। आरोही इस गांव की हवेली और रियांश के परिवार में पूरी तरह से डल चुकी थी। परिवार का हर सदस्य उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता था और आरोही भी उनके साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन रियांश के साथ उसका रिश्ता वैसा ही ठंडा था। रियांश सुबह नाश्ता करके सीधे अपने काम पर निकल जाता, दिन भर व्यस्त रहता और देर रात लौटकर चुपचाप सोफे पर बेरुखी से सो जाता। अब रियांश का ये रुखापन आरोही से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब कब और कैसे आरोही को खुद पता नहीं चला। वह जिस इंसान से नफरत करती थी, अब उसी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। उसके दिल में प्यार का फूल खिल चुका था। अब वह चुपचाप रियांश को देखा करती, उसकी टी शर्ट, उसकी घड़ी, उसकी छोटी से छोटी पसंद का ध्यान रखने लगी थी। दिन ब दिन रियांश के लिए उसकी तड़प और मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे रियांश की यह खामोशी और दूरी एक पल के लिए भी चैन से जीने नहीं दे रही थी। वह रियांश के उसी कड़क सीने से लगकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए तरसने लगी थी। दिन के समय आरोही अलमारी का दरवाज़ा खोलकर उसमें रियांश के फ्रेश और प्रेस किए हुए कपड़े सलीके से टाँक रही थी। तभी रियांश चुपचाप आकर ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया। अचानक रियांश के कड़क और महंगे परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू आरोही की सांसों में घुली। आरोही को बिना मुड़े ही एहसास हो गया कि रियांश उसके बिल्कुल ठीक पीछे खड़ा है। अलमारी के दोनों पट खुले हुए थे, जिस वजह से आरोही एक तरफ से रियांश और अलमारी के बीच बंद सी हो गई थी। उसके पास वहां से हटने का कोई रास्ता नहीं था। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह बिना पीछे मुड़े अपना काम करती रही। आरोही ने उस वक्त लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। सिर से ढीली रेशमी जुल्फें उसकी कमर तक लहराती रही थी। बैकलेस ब्लाउज, गोरी पीठ और हाथों में पहनी कांच की चूड़ियाँ, जो काम करते हुए आपस में टकराकर हल्की छन-छन पैदा कर रही थी। आरोही का ये रूप देखकर, उसकी ये नजाकत देखकर रियांश का संयम टूटने लगा। उसका मन हुआ कि वह आगे बढ़कर अपनी पत्नी को बाहों में भर ले, लेकिन हमेशा की तरह उसने अपने उबलते जज्बातों पर काबू पाया। वह खुद को सख्त बनाते हुए कड़क आवाज़ में बोला, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो मैं अपना काम कर लूँ। रियांश की इस आवाज़ को सुनते ही अलमारी में लगे आरोही के हाथ वहीं थम गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई। उस एक खामोश नज़र में ऐसा लगा मानो दोनों ने बिना एक शब्द कहे अपने दिल का सारा दर्द, तड़प और मोहब्बत एक दूसरे के सामने बयां कर दी हो। आरोही ने तुरंत अपनी पलकें झुका ली और कतराते हुए सोफे की तरफ बढ़ी गई, लेकिन रियांश की गहरी नज़रें अभी भी उसका पीछा कर रही थी। आरोही सोफे से कपड़े उठाने लगी, पर उसे अपनी पीठ पर रियांश की जलती हुई निगाहों का एहसास हो रहा था। जैसे ही उसने पलटकर देखा, वो एक बार फिर दोनों की नज़रें आपस में टकरा गई। आरोही की धड़कनें बेकाबू होने लगी। अपनी इस घबराहट और सीने में उठते तूफान को छिपाने के लिए वह तुरंत कमरे से बाहर भाग गई।
रात के करीब 1 बज रहे थे। रियांस थका हारा कमरे में दाखिल हुआ। पूरे कमरे में अंधेरा था। उसने धीमी लाइट जलाई, जिससे पूरे कमरे में एक मध्यम सी रोशनी फैल गई। बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आने के बाद रियांस की नज़रें सीधे बेड पर पड़ी। आरोही गहरी नींद में सो रही थी। लाल साड़ी, बिखरी हुई जुल्फें और चेहरे पे मासूमियत। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रियांस को लगा मानो ये रात उसके सब्र का मजाक उड़ा रही हो। दुनिया की सबसे खूबसूरत वाइफ उसके इतनी करीब थी, फिर भी दूर। थकावट के कारण रियांस बेड के किनारे पर जाकर लेट गया, लेकिन आरोही की मौजूदगी, उसके बदन की महक और उसकी नज़दीकी रियांस को सोने ही नहीं दे रही थी। रियांस एकटक उसे देखता रह गया। आरोही के मासूम चेहरे पर बिखरी एक बालों की लट को हटाने के लिए रियांस ने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां आरोही के गालों को छूने ही वाली थी कि तभी आरोही नींद में थोड़ी हिली। रियांस झटके से होश में आया। उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। रियांस ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और बेड से उठकर खड़ा हो गया। आरोही की यह नज़दीकी उसके आत्म नियंत्रण को ख़त्म कर रही थी। वह खुद पर से कंट्रोल खोना नहीं चाहता था। चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गया। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आई तो आरोही की आंखें खुली। सामने सोफे पर रियांस बेखबर सो रहा था। सोते हुए उसका चेहरा बेहद शांत और मासूम लग रहा था। आरोही बिस्तर से उठी और दबे पांव सोफे के पास आई। उसने देखा कि रियांस के ऊपर से चादर हट चुकी है। आरोही ने बेहद प्यार से चादर उठाई और रियांस के ऊपर डाल दी। जैसे ही वह झुककर चादर ठीक कर रही थी, उसकी नज़रें रियांस के चेहरे पर टिक गईं। आरोही का दिल किया कि वह चुपके से उसके माथे को चूम ले। तभी रियांस की पलकें हिली और उसने अपनी गहरी आंखें खोल दी। आरोही को अपने इतने करीब देखकर दोनों का वक्त जैसे थम सा गया। रियांस आरोही को इग्नोर करके बाथरूम में चला गया। आरोही को लगा कि रियांस उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वह कहाँ है, क्या कर रही है, उसे किसी बात की फिक्र नहीं रहती। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि रियांस को हवेली के हर कोने में बैठी अपनी पत्नी की एक एक गतिविधि का पता रहता था। उधर आरोही से अब रियांस की यह दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका दिल रियांस के थोड़ा और करीब आने के लिए तरस रहा था। एक दिन जब आरोही अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे हॉल से किसी की खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि रियांस किसी बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लड़की के साथ बेहद करीब खड़ा होकर हंस कर बातें कर रहा है। जिस इंसान के चेहरे पर महीनों से सिर्फ बेरुखी और कड़कपन था, वह आज किसी और के साथ इतना खुश दिख रहा था। जैसे ही रियांस की नज़र पास खड़ी आरोही पर पड़ी, उसके चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई। वह पल भर में पहले जैसा ही सख्त और गंभीर बन गया। तभी उस लड़की की निगाह भी आरोही पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आरोही हो ना? आरोही ने भारी मन से सिर हिलाया। हाँ। लड़की ने आगे बढ़कर हाथ मिलाते हुए कहा, हाय, मैं रियांस की बचपन की दोस्त हूँ। मैं अभी अभी विदेश से लौटी हूँ तो सीधे तुम दोनों से मिलने चली आई। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आरोही। आरोही का मन जलन से खोल रहा था। उसने उस लड़की की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना एक शब्द बोले सीधे पलटकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। कमरे में आते ही आरोही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आरोही ने गुस्से में आकर बिस्तर की चादर खींची और नीचे फेंक दी। तकिए, अलमारी के कपड़े और सजावट का सारा सामान उठाकर इधर उधर पटकने लगी। देखते ही देखते उसने पूरे कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके दिल में छुपा प्यार अब तीखी जलन बनकर आंसुओं में बह रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रियांस अंदर दाखिल हुआ। कमरे की हालत देखकर रियांस सब कुछ समझ गया कि आरोही के दिल में क्या चल रहा है। वो बेहद शांत लहजे में आगे बढ़ा और बोला, ये क्या कर रही हूँ? क्या हाल बना दिया है तूने कमरे का? आरोही चीख पड़ी, क्या कर रही हूँ मैं और आप क्या कर रहे हैं? आपको मुझसे 2 बात करने में जोर आता है और बाहर किसी दूसरी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। आपको याद भी है कि आपकी एक पत्नी भी है, या मेरे इस घर में होने या ना होने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रियांस ने अपनी काली आंखों में एक तल्खी लाते हुए कहा, पत्नी? कौन से काम करती हो तुम मेरे पत्नी वाले, जो मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानूं? तुम ही थी ना जिसने शादी की पहली रात को ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊँ और तुम पर अपना कोई हक ना जताऊँ। तो बस मैं वही तो कर रहा हूँ जो तुमने मुझसे कहा था। आरोही की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह कांपती आवाज़ में बोली, क्या कुछ नहीं करती? मैं आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर ज़रूरत का ध्यान रखती हूँ। रियांस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी मगर कड़क आवाज़ में कहा, तुमने ही मुझसे
तुमने ही मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था आरोही, और जब अब मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद दूरियां दे रहा हूँ तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। इतना कहकर रियांश बिना कोई जवाब सुने कमरे से बाहर निकल गया। रियांश के जाते जाते ही आरोही घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी ही कई बात पर उसे इतना क्यों दर्द हो रही है। थोड़ी देर बाद जब वह खुद को संभाल कर कमरे से बाहर आई तो एक काम वाली शारदा उसके पास आई। बेबी जी, क्या आपके लिए नाश्ता लगा दूं? आरोही ने मना किया, पर शारदा ने प्यार से उसके लिए थोड़ा नाश्ता परोस दिया। नाश्ता करने के बाद आरोही का मन भारी हो रहा था। उसने शारदा से कहा, मुझे गांव आए काफ़ी दिन हो गए हैं, क्या तुम मुझे गांव घुमा सकती हो? शारदा मुस्कुराई, हाँ हाँ बिल्कुल बेबी जी, चलिए मैं आपको पूरा गाँव घुमा देती हूँ। आरोही घर की शारदा के साथ गाँव की पगडंडियों पर घूम रही थी। शारदा उसे गाँव की अलग अलग जगह दिखा रही थी, लेकिन आरोही का ध्यान किसी चीज़ में नहीं था। वो तो बस अपने दिल में उलझती उलझनों और रियांश की बेरुखी से पीछा छुड़ाने बाहर आई थी। वो अपनी ही धुन में खोई हुई आगे बढ़ती जा रही थी। उसे इस गांव के तौर तरीकों और यहाँ की पुरानी रंजिशों के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। अचानक शारदा के होश उड़ गए जब उसने देखा कि आरोही गांव की सीमा पर पार कर चुकी है। शारदा घबराकर चिल्लाई, बेबी जी रुक जाइए, इससे आगे मत बढ़िए, यह ठाकुरों का इलाका है, हमारे दुश्मनों की सीमा है। लेकिन जब तक शारदा की आवाज़ आरोही के कानों तक पहुंचती, झाड़ियों के पीछे से 6-7 खुकार इंसान बाहर निकल आए। इससे पहले कि आरोही कुछ समझ पाती, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। शारदा डर के मारे कांप उठी और वहां से भागकर सीधी राजवंश हवेली की तरफ दौड़ गई। हवेली में दादी और परिवार के लोग बैठे थे, जहाँ रियांश भी किसी काम से सिलसिले में वहीं खड़ा था। तभी शारदा हांफती हुई बदहवास हालत में अंदर दाखिल हुई। माँ जी अनर्थ हो गया, बेबी जी को महेंद्र ठाकुर के गुंडे उठाकर ले गए हैं। ठाकुर और आरोही का नाम सुनते ही रियांश के शरीर में खून की जगह खौफनाक गुस्सा दौड़ गया। जमीन और पुश्तैनी दुश्मनी की खातिर उसकी पत्नी को निशाना बनाया गया था। रियांश की काली आंखों में एक साथ नफरत व शर्त और आरोही को खो देने का डर दौड़ गया। बिना एक पल गवाए रियांश ने बंदूक उठाई। गाड़ियों के काफिले और हथियारों से लैस अपने गार्ड्स के साथ वो सीधा ठाकुर हवेली की तरफ रवाना हो गया। ठाकुर हवेली के ऊपरी कमरे में आरोही के हाथ पांव कसकर बांधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा टूसा गया था। सामने महेंद्र ठाकुर खड़ा होकर कमीनी हंसी हंस रहा था। महेंद्र ठाकुर आरोही के करीब आकर बोला, देखता है तेरा रियांश राजवंश तुझे कैसे बचाता है। आज उसकी मौत मेरे हाथों तय है। मुंह में कपड़ा फंसा होने के बावजूद आरोही की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। रियांश के लिए उसका अटूट भरोसा जाग उठा। उसने अपनी तिरछी नज़रों से महेंद्र ठाकुर को देखा और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में के इशारे साफ कर रहे थे, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है रियांश को हाथ लगाने की, रोक सको तो रोक लो। तभी हवेली के नीचे से रियांश की शेर जैसी दहाड़ गूंजी, महेंद्र ठाकुर कहाँ छिपा बैठा है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ डालने की। रियांश की कड़क आवाज़ सुनते ही आरोही ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन से आवाज़ आई, आ गई तुम्हारी मौत। देखते ही देखते रियांश के आदमियों ने पूरी हवेली को घेर लिया। बंदूकों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थरा उठा। रियांश के आदमियों ने महेंद्र के गुंडों को चुन चुन कर ख़त्म कर दिया। अपनी हार तेज देखकर महेंद्र ठाकुर बौखला गया। उसे पता था कि अब सिर्फ ये लड़की ही उसकी जान बचा सकती है। उसने खौफजदा होकर आरोही को घसीटते हुए हवेली के पीछे दरवाजे से भागने की कोशिश की। जैसे ही रियांश की नज़र पीछे के हाथे पर पड़ी, उसने देखा कि महेंद्र आरोही को बड़ी बेरहमी से खींच रहा है। आरोही के बंधे हुए हाथ पांव और उसकी ये लाचारी हालत देखकर रियांश की आंखों में खून उतर आया। वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागा। महेंद्र ठाकुर ने मुड़कर रियांश को आते देखा और घबराकर से सीधे गोली चला दी। गोली रियांश के कंधे को छूकर निकल गई। रियांश को गोली लगते ही आरोही के मुंह से एक चीख निकली, लेकिन मुंह में कपड़ा होने की वजह से उसकी आवाज़ दब गई। रियांश को खून से लथपथ देखकर आरोही तड़प उठी। कंधे से खून बह रहा था, लेकिन रियांश को उस दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसने बिना जबकि लिए अपनी बंदूक उठाए और सीधे महेंद्र ठाकुर के पैर और हाथ पर निशाना दागकर ट्रिगर दबा दिया। महेंद्र चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा।
रियांश अपने जख्म की फिक्र किए बिना दौड़कर आरोही के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से तुरंत आरोही के मुंह से कपड़ा निकाला और उसके हाथ पांव की रस्सियां खोल दी। जैसे ही रस्सियां खुली, रियांश ने एक झटके से आरोही को अपनी मजबूत बाहों में खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। वह कसकर उसे अपने वजूद में समेटते हुए था, मानो दुनिया की कोई ताकत अब उससे उसकी जान को नहीं छीन सकती। आरोही भी बिना किसी हिचकिचाहट के रियांश की चौड़ी छाती से लिपट गई और उसके जख्मी कंधे की परवाह किए बिना फूट फूट कर रोने लगी। रियांश ने उसके बालों को चूमते हुए भारी आवाज़ में कहा, शशा, शांत हो जाओ आरोही, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कुछ देर बाद रियांश काफिले के साथ आरोही को सुरक्षित राजवंश हवेली लेकर लौटा। हवेली के मुख्य द्वार पर ही दादी और पूरा परिवार बदहवास हालत में उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दादी ने आरोही को सही सलामत देखा, उनकी आंखों में आंसू झलक पड़े। आरोही गाड़ी से उतरते ही दौड़कर दादी के सीने से लिपट गई और फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। डर, खौफ और रियांश की इस खामोश प्यार के एहसास ने उसे पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। दादी उसे सहलाती रही, लेकिन आरोही की नम नजरें बार बार पीछे खड़े रियांश के उस जख्मी कंधे को देख रही थी, जो आज उसके लिए पूरी दुनिया से टकरा गया था। संध्या ढल चुकी थी। दादी ने आरोही को दुलारते हुए कमरे में जाकर आराम करने का आग्रह किया और कहा कि वे खाना वहीं भिजवा देंगे। आरोही जब दबे पांव कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि रियांश ड्रेसिंग टेबल के सामने अकेला खड़ा अपने जख्मी कंधे पर कांच की कटोरी से कॉटन लगाकर खून साफ करने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की हल्की सिकन थी। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। वह भागकर उसके पास पहुंची, रियांश के कांपते हाथों से कॉटन और दवाइयां ली और बेहद सहलाते हुए उसके जख्म की सफाई करने लगी। रियांश खामोश खड़ा बस उसकी नम आंखों को देखता रहा। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नौकर खाने की थाली लेकर आया। आरोही ने थाली ली और बिस्तर पर रखकर एक निवाला बनाकर रियांश की तरफ बढ़ाया, लेकिन रियांश ने हमेशा की तरह ही अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उसके हाथ को नज़रअंदाज किया और प्लेट उठाकर खाने लगा। अब आरोही का सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उसने रियांश की यह अनदेखी और बेरुखी अब एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक झटके में रियांश का हाथ रोका और सीधा उसकी चौड़ी छाती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज़ रियांश, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझसे यह दूरी सही नहीं जाती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। रियांश का पूरा वजूद कांप उठा। उसने अपने हाथों को आरोही से दूर धकेलने के लिए उठाया, लेकिन आरोही ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए रूंधे गले से कहा, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे रियांश। मुझे नहीं पता कि यह कब हुआ, लेकिन अब मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। यह सुनते ही रियांश के हाथ हवा में ही जम गए। उसकी काली आंखें हैरानी से फैल गई। आरोही ने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसने रियांश की आंखों में आंखें डालकर अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया। किसी अनजान शख्स से नफरत करना मेरी कोई गलती नहीं थी रियांश। आपने जो मेरे साथ किया उससे मेरा डरना वाजिब था, लेकिन जब हमारी शादी हुई तो ईश्वर ने मेरे पति के लिए मेरे दिल में बेहिसाब मोहब्बत भर दी। अब मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती हूँ और मुझे ये इकरार करने में कोई झिझक या शर्म नहीं है। आरोही के होठों से निकले इन शब्दों ने रियांश के महीनों से जमा सब्र, गुस्से और दूरियों के हर एक बांध को पूरे एक ही पल में तोड़कर बिखेर दिया। रियांश, जो इतने दिनों से अपने जज्बातों को पत्थर की दीवार के पीछे कैद किए हुए था, अब खुद पर से पूरा कंट्रोल खो बैठा। उसने बिना एक पल गवाए आरोही की पतली कमर में अपनी मजबूत बाहें डाली और उसे खींचकर अपने वजूद से पूरी तरह सटा लिया। उसने झुककर आरोही के कांपते नम होठों को अपने होठों के आगोश में ले लिया। वो सिर्फ एक किस नहीं था, बल्कि दो तड़पते हुए दिलों का मिलन था, जिसमें महीनों की तड़प, जलन, दर्द और असीम प्यार एक साथ बह निकला था। रियांश ने झुककर आरोही की नाजुक गर्दन पर अपने होठ रख दिए। उसकी सांसों की तीखी गर्माहट से आरोही की रीढ़ की हड्डी में एक सिरन दौड़ गई। रियांश का हर एक स्पर्श, उसकी गर्दन पर हल्की सी बाइट और उसकी उंगलियों की थिरकन आरोही के होश उड़ा रही थी। देखते ही देखते रियांश के बेकाबू हाथ आरोही के ब्लाउज को खोल चुके थे। जैसे ही आरोही की बेकाबू होती धड़कनें और उसका वजूद रियांश के सामने आया, रियांश खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने बिना एक पल गवाए उसके
होठ उसकी मखमली त्वचा पर टिका दिए और बेहद दीवानगी से उसे चूमने लगा। आरोही का पूरा शरीर इस छुअन से काँप उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मदोसी छा गई और उसके होठों से एक धीमी बेबस सिसकी निकली। आरोही की कांपती उंगलियां खुद ब खुद रियांश के घने बालों में उलझ गई। वह चाहकर भी खुद को रियांश की इस जुनून के हवाले होने से नहीं रोक पा रही थी। रियांश की तड़प यहीं नहीं रुकी। वह धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा और उसकी नाजुकी पर अपने गर्म होठ टिकाकर उसे बेहद बेचैनी के साथ चूमने लगा। आरोही ने कसकर रियांश के कंधों को थाम लिया और अपनी आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद वह उसकी नाजुकी में खुद को अंदर डाल चुका था। आरोही चिल्लाई, रियांश निकालो इसे बाहर, दर्द हो रहा है। तभी रियांश बोलता है, कभी पास आने को बोलती हो, कभी दूर जाने को। अगर अब दूर हुआ तो जान से जाऊंगा जान। अब मैं खुद को रोकने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। वह उसके ऊपर नीचे होता रहा। अब आरोही भी पूरी तरह से मदोस हो चुकी थी। तभी वह उसके कान के पास आकर बोलता है, क्या बोलती हो जान, रुकूं या और करूं? आरोही उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और उसके कंधों को कसकर पकड़ लेती है। उस रात हवेली का वह कमरा सिर्फ उनकी गहरी सांसों और मोहब्बत की घरमाहट का साक्षी बना। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें जब खिड़की से झनकर कमरे में आई तो रियांश की आंखें खुली। रियांश ने देखा कि उसकी बाहों में आरोही का बेहद नरम और मासूम वजूद उसके सीने से सटकर सुकून की नींद सो रहा था। आज रियांश सिंह राजवीर की मोहब्बत पूरी मुकम्मल हो चुकी थी। आरोही ने अपने दिल से उसके प्यार का इजहार करके उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया था। आरोही जब आँख खोलती है तो रियांश को मुस्कुराते हुए देखती है। आरोही शर्माई और उसने और भी गहराई से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। आरोही को आज समझ आ गया था कि सच्चे प्यार में कितना सुकून होता है। भले ही रियांश का उससे पाने का रास्ता गलत था, लेकिन उसकी नीयत, उसके जज्बात और उसकी मोहब्बत बिल्कुल पवित्र और सच्ची थी। वह अब पूरी तरह से अपने पूरे वजूद के साथ अपने पति रियांश सिंह राजवंश को दिल से अपना चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और हो सके तो मेरी स्टोरी को शेयर भी कीजिए।